हेलो एवरीवन। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि जीयून अपनी रिपोर्ट बनाते हुए पूरे 6 बजे घर आ जाती है और फिर आकर अपना फ्राइड चिकन ऑर्डर करती है। फिर जीयून फ्राइड चिकन खाते हुए अपनी फ्रेंड हेजी से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और उसे सब कुछ बता रही होती है। कहती है कि अब मुझे जीतना नहीं आता है, अब नहीं आता तो इसलिए तो बैकअप प्लान पे जाती हूँ ना मैं। हेजी कहती है कि हाँ सही कहा, लेकिन तुमने भी तो आज उल्टी कर दी। जीयून कहती है कि छोड़ो ना, उसे भी इसी हेलीकॉप्टर में क्यों बैठना था। हेजी कहती है कि इसीलिए तो कहते हैं कि असली दुश्मनी तो ऑफिस में होती है, तो इसीलिए अब तो अपना सर नीचे रख और काम करती जा। जीयून कहती है कि अरे यार इतनी बड़ी कंपनी है तो इतनी बड़ी पोस्ट का आदमी मुझसे दोबारा थोड़ी ना टकराएगा। हेजी कहती है कि फिर इसलिए आते ही तुमने चिकन और बियर ऑर्डर कर ली। जीयून कहती है कि हाँ यार बस यही तो है जो मुझे जिंदा रख रहा है, अब तू भी माँ बन गई है तो मैं अपनी भड़ास कहाँ निकालूं। हेजी कहती है कि तुम अभी भी गायुल को ढूंढ रही हो क्या। तो जीयून कहती है कि ये अचानक से वो कहाँ पे आ गया। तो हेजी कहती है कि शुक्र है भी अच्छा है, इतने में उसका बेबी उठ जाता है। तो जीयोन से कहती है कि देखा तुमने उसे उठा दिया, और फिर वो वीडियो कॉल बंद करके चली जाती है। जीयोन कहती है कि मुझे नफरत है प्यार से। फिर हमें 2013 का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब पहली दफा जीयोन गाउल से मिली थी। गाउल गाना गा रहा होता है तो उसकी आवाज सुनकर जीयोन रुक जाती है। गाना खत्म होने के बाद जीयोन उसे कहती है कि तुम सच में अच्छा गाते हो। फिर गाउल जीयोन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती हो, क्योंकि वो अभी अपना बैंड पूरा कर रहा होता है। जीयून वैसे इसके लिए आई नहीं होती, लेकिन कह देती है कि ड्रम्स। गाउल कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और फिर अपना बैंड साइन अप फॉर्म उसे दे देता है। फिर जीयून को जो नोट्स मिले होते हैं, जीयून उसके अकॉर्डिंग ड्रम बजाने की प्रैक्टिस करती है और कहती है कि प्यार एक ऐसा अजीब सा हौसला देता है जो हमें पहले कभी नहीं महसूस हुआ होगा। और फिर यूं ही उन्हें एक साथ 2 साल गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन परफॉर्मेंस के बाद जीयून उसे गिफ्ट देने वाली होती है, लेकिन गाउल से बताता है कि वो अब आर्मी में जा रहा है और जब वो छुट्टी पे आएगा तो ट्रीट लेगा। और फिर जीयून उसका 2 साल इंतजार भी करती है। और जब वो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो जीयून गाउल से पूछती है कि क्या तुम डिस्चार्ज होने के बाद कॉलेज जाओगे। तो गाउल कहता है कि नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा और नेचर के बीचों बीच में दिल खोल के म्यूजिक बनाऊंगा। और फिर 4 साल बाद 2021 में गाउल जीयून के पास वापस आता है। जीयून ग्रोसरी स्टोर में होती है और गाउल भी वहाँ पर आता है और फिर जीयून से पूछता है कि तुम कैसी हो और अच्छी लग रही हो। जीयून कहती है कि इन्हीं प्यारे लम्हों ने मुझे ये एहसास दिलाया था कि हमारी तकदीर में प्यार लिखा था और मुझे नफरत है प्यार से, क्योंकि ये महसूस कराता है कि कुछ भी मुमकिन है। फिर हमें कांक्षी को दिखाते हैं तो दोनों प्रोडक्ट टीम के मेंबर्स की प्रोफाइल को देख रहा होता है और जब जीयून की प्रोफाइल आती है तो कहीं पर खो जाता है। फिर हमें सुबह में ऑफिस का सीन दिखाते हैं। जीयून और नोवा कांक्षी को ही देख रहे होते हैं। जीयून टीम 1 में होती है और कांक्षी टीम 2 का लीडर बनता है। जीयून कहती है कि ये क्या, ये आया भी तो हमारी अगली ही टीम में। कांक्षी पूछने पे बताता है कि आपके पुराने लीडर की तबीयत खराब है, इसलिए अब से मैं आपका लीडर हूँ। जियोंगी अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कांक्षी एक एक करके सबका नाम लेता है और कहता है कि मुझे सबका नाम और काम मालूम है। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज से हमारी सारी बात कॉर्पोरेट मैसेजेस पर होगी और मुझे सारी रिपोर्ट्स मेरे ईमेल पर चाहिए। और जियोंगी से कहता है कि कौन कौन क्या काम कर रहा है उसकी एक लिस्ट बनाइए और मेरे पास भेजिए। जियोंगी कहता है कि हमें एक टीम लंच पर जाना चाहिए, आपके स्वागत में हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। कांक्षी कहता है कि पहले मैं आप सबकी ईमेल्स भरूंगा, उसके बाद हम लंच पर जाएंगे। तो जियोंगी कहता है कि ठीक है सर, और सभी अपने काम के लिए जाने लगते हैं। जीयून और नोवा दोनों जियोंगी को गुड लक कहते हैं। तो जियोंगी कहता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। नोवा कहती है कि इसका मतलब है कि इन सबको अब लंच से पहले काम खत्म करना होगा। तो जियून कहती है कि मतलब काम खत्म करने से पहले खाने के बारे में सोचना भी मत। बेचारे। नोवा कहती है कि आपको नहीं लगता कि मिस्टर को 3 in 1 से बेहतर ही है। जियून कहती है कि आगे कुआं पीछे खाई, मौत तो दोनों तरफ ही है। फिर मिस्टर को वहाँ पर आ जाते हैं जो कांक्षी को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये दोनों पहले एक साथ थे और कांक्षी अब एक हाई पोस्ट पर है, लेकिन मिस्टर को नहीं। मिस्टर को कांक्षी को देखते हैं तो कहते हैं कि जब दिल करता है आता है, जब दिल करता है नहीं आता है। ऑफिस को धर्मशाला समझ के रखा है क्या। और फिर वो रिपोर्ट चेक करने लगता है तो कहता है कि तुम्हें इतना वक्त हो गया है लेकिन अभी तक तुम्हें रिपोर्ट बनानी नहीं आई। और फिर कांक्षी को टोन करते हुए कहता है कि नया टीम लीड कभी भी तुम्हें इन सब के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि वो टीम को उसके हाल पर छोड़ेगा और अपनी कुर्सी बचाने पर ध्यान देगा। फिर हमें इन सबको लंच पे दिखाते हैं। नोवा कहती है कि काश के 5 साल पहले मैंने खुद से कहा होता कि अपनी सीवी अपडेट कर और यहाँ से निकल। जीयून कहती है कि काश के तुम्हारी उम्र में मैंने खुद से कहा होता कि ऐसा बॉस छोड़ो जो अपना काम भी तुमसे करवाता है, बल्कि ऐसा बॉस ढूंढो जिसके साथ काम करके तुम्हें कुछ सीखने को मिले। नोवा कहती है कि अभी उसके लिए इतनी देर तो नहीं हुई है। तो जीयून कहती है कि हो गई है यार, अब मुझे कम से कम काम करने वाले बॉस की आदत हो गई है। अभी वो दोनों खाने के लिए बैठती ही हैं कि जीयून को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है
जो कहती है कि अभी तक तुमने खाना तो नहीं खाया है ना। तो जीयून कहती है कि बस वही खाने बैठी हूँ। तो जीयून की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के पास ही आई हूँ, तो एक साथ लंच करते हैं, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। इतना कहते ही वो जीयून की बात नहीं सुनती और कॉल बंद कर देती है। फिर जीयून अपनी मॉम की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचती है, अपनी मॉम को ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ पर उन्हें नजर नहीं आती। इतने में ही एक लड़का जीयून से पूछता है कि क्या आप जीयून हैं? तो जीयून कहती है कि जी हाँ, मैं ही हूँ। तो जीयून को अपना नाम बताता है और कहता है कि आप यहाँ पर मुझसे ही मिलने आई हैं। तो जीयून उसे 1 मिनट का कहते हुए बाहर जाती है और अपनी मॉम को कॉल करने लगती है, जो कॉल नहीं उठाती। कांगशु भी वहाँ पर लंच करने के लिए आता है। जीयून बार बार आगे होकर देख रही होती है तो कांगशु को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो कांगशु कहता है कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तो जीयून उसे देखकर डर जाती है और उसे कहती है कि जी प्लीज। फिर जीयून भी अंदर आ जाती है। कांगशु भी वहाँ पर लंच कर रहा होता है। जीयून उससे पूछता है कि जब आपकी वॉशिंग मशीन या फ्रिज खराब होता है तो आप क्या करती हो? क्या आप उसे खुद रिपेयर कर लेती हो? तो जीयून कहती है कि नहीं, मैं सर्विस सेंटर कॉल करती हूँ। तो कहता है कि कंप्यूटर, मेरे इंजीनियर दोस्त कहते हैं कि वो अपना कंप्यूटर खुद ही बनाते हैं। तो जीयून कहती है कि नहीं, आजकल अच्छे मॉडल मिल जाते हैं। और फिर वो यूं ही बातें करते हुए अपनी मॉम और बहन के बारे में बताने लगता है। जीयून कहती है कि अगर कोई ऑफिस का बाहर मिले तो दिक्कत तो होती ही है, लेकिन अगर टकराया भी तो कौन? ये 3 in 1। फिर जीयून से कहता है कि आपके चेहरे पर सॉस लगा हुआ है। जीयून साफ करती है तो वो कहता है कि नहीं, दूसरी तरफ, और फिर खुद ही टिश्यू पकड़ते हुए साफ करने लगता है। अभी उसका हाथ जीयून के पास ही आ रहा होता है कि कांगशु वहाँ से गुजरता है और एक तंजिया सी स्माइल देता है। जीयून जल्दी से जियोनवू का हाथ पीछे कर देती है और कहती है कि आई एम सॉरी, इससे पहले कि माहौल और ज्यादा अजीब हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अभी डेटिंग वगैरह नहीं करना चाहती और अभी तक तो मैं अपने एक्स से अच्छे से ब्रेकअप भी नहीं कर सकी हूँ। तुम अपना टाइम निकाल कर मुझसे मिलने के लिए आए, थैंक यू सो मच, और बाकी बिल वगैरह मैं देख लूंगी। फिर जीयून ऑफिस आते हुए अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं पिक कर रही होती। जीयून कहती है कि अब ये कॉल भी नहीं पिक कर रही, इनसे तो रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए। फिर जीयून को वहाँ पे सूजिन दिखती है, जो कि शादी करने वाली होती है और वो डिजाइनर टीम की बॉस होती है और उसे अभी अभी बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड भी मिला होता है। फिर वो जीयून को अपना वेडिंग कार्ड देती है और कहती है कि अगर तुम्हें टाइम मिले तो जरूर आना। तो जीयून कहती है कि ये आप क्या बात कर रही हैं? नोवा कहती है कि ये शादी कर रही है। तो जीयून कहती है कि मैं जरूर आऊंगी। तो सूजिन कहती है कि कोई जबरदस्ती नहीं है और हम बाद में मिलते हैं। फिर वो अपनी टीम के साथ वहाँ से चली जाती है। नोवा कहती है कि डिजाइनर टीम के भी मजे ही हैं, उनकी बॉस कितनी कूल है। जीयून कहती है कि और क्या, वो टैलेंटेड है, मजाकिया है, ईमानदार है, वो ना सिर्फ मेरे मेंटोर है बल्कि मेरे रोल मॉडल भी हैं। फिर जब जीयून और नोवा अपने डिपार्टमेंट जा रहे होते हैं तो एक लड़की जीयून के पास आती है और कहती है कि मैंने सुना है आपका बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, मुझे तो जलन हो रही है। नोवा कहती है कि ये क्या है? तो जीयून कहती है कि पता नहीं। मिस्टर किम भी भागते हुए जीयून के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है आप शादी करने वाली हैं। तो जीयून कहती है कि नहीं। तो मिस्टर किम कहते हैं कि इसमें शर्माना क्या है, कांग्रेचुलेशंस। नोआ कहती है कि अब ये क्या था? तो जीयून कहती है कि मुझे क्या पता, शायद कोई गलत फहमी है। इतने में जियोंगी वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने सुना तो था कि लंच ब्लाइंड डेट आजकल ट्रेंड में है और मुझे क्या पता था कि मेरी कलीग ही ट्रेंडी निकल आएगी। तो फिर बताओ, पहली ही नजर में मन में लड्डू फूटा या फिर नहीं? तो नोआ कहती है कि जीयोन, क्या आप ब्लाइंड डेट पर गई थी? जीयोन नोआ को चुप करवाती है और जियोंगी को साइड पर लेकर आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ब्लाइंड डेट पर थी? जियोंगी कहता है कि कंपनी फोरम ने बताया है, तुम देखो तो सारी चैट तुम्हारी ही बातों से बड़ी हुई है। जीयोन देखती है जहाँ पर सभी बातें कर रहे होते हैं कि जीयोन लगता है शादी करने वाली है, आज तो वो ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी। सुना है कि लड़का उनके गाल बाल से हिला रहा था, किसी ने उन्हें आज ब्लाइंड डेट पर देखा है। चलो अच्छा है वो घड़ी की पड़ी लंच में कुछ तो अच्छा करती है और पड़ी को एक बड़ा मिल गया। और डेट कैसी रही? इतने में ही जियोन को याद आता है कि कांगशु ने ही उसे डेट पर देखा था, तो उसे लगता है कि सबको उसी ने बताया है। कांगशु जियोन के सामने से गुजरता है तो जियोन जल्दी से उसके पीछे जाने लगती है और कहती है कि इतनी थोड़ी सी देर में इसने इतनी बड़ी बात फैला दी, लेकिन अगर कांगशु ने बताया भी होगा तो उसने किसे बताया होगा? जियोन को लगता है कि शायद कांगशु ने नहीं किया है, तो कहती है कि कांगशु के अलावा किसी और ने उसे देखा भी तो नहीं था। फिर जियोन कांगशु के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपने लंच अच्छे से एंजॉय किया? तो कांगशु कहता है कि हाँ। जियोन कहती है कि क्या आपने ये अफवाह सुनी है कि मैं लंच पर ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी? तो कांगशु कहता है कि क्या वो ब्लाइंड डेट थी? जियोन कहती है कि उस डेट के बारे में मुझे पता नहीं था और ना ही हम आइंदा कभी मिलने वाले हैं, लेकिन अगर इस बात के बारे में किसी को पता नहीं था तो सारी कंपनी में ये बात किसने फैलाई? कांगशु कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं फैलाई। तो जियोन सोचती है कि इसने नहीं फैलाई, तो कांगशु से कहती है कि ऑफिस में बहुत सारी फेक न्यूज़ घूम
घूमती हैं तो मैंने सोचा कि आपको बता के रखूं। कांगशु जीयुन के पास वेडिंग कार्ड देख रहा होता है तो जीयुन उसे बताती है कि डिजाइन टीम की मैनेजर सुजिन की शादी है और क्या आप उसकी शादी पर जाएंगे। कांगशु कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगता है तो जीयुन कहती है कि आपको नहीं लगता कि आपको शादी में जाना चाहिए। डिजाइन टीम और प्रोडक्ट प्लानिंग टीम अक्सर एक साथ काम करती है तो कांगशु कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। कांगशु जा रहा होता है तो जीयुन को फिर से उसके सर पर एक तूफानी बादल ही नजर आता है और फिर गुस्से से कहती है कि आखिर इसका मसला क्या है। फिर जीयुन अपनी मोम को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपने मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा, वो भी मेरे ऑफिस के पास। आपको पता भी है आपकी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है कंपनी में। जीयुन की मोम कहती है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं ऐसा करती ही नहीं। तो जीयुन कहती है कि आखिर क्या ठीक नहीं है। जीयुन की मोम कहती है कि तुम शादी नहीं कर रही। तो जीयुन कहती है कि मम्मा मेरी उम्र में आजकल कौन शादी कर रहा है। तो जीयुन की मोम कहती है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो उसके साथ शिफ्ट क्यों हुई थी। तो जीयुन का भाई अपनी मोम को चुप करवाता है क्योंकि जीयुन ने गाउल के बारे में अपनी मोम को नहीं बताया होता। जीयुन कहती है कि क्या कहा, किसके साथ। तो उसका भाई कहता है कि कुछ नहीं दीदी, आप कुछ मत कहना। तो जीयुन उसे गुस्से से कहती है कि तू पहले मेरे पैसे वापस कर। जीयुन की मोम कहती है कि ठीक है, जब मैंने उसे देखा ही नहीं और ना ही तुम कभी पकड़ी गई तो फिर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। जीयुन कहती है कि अब मैं कुछ ना होने का ढोंग कैसे करूं। आपने सही कहा, मैं उसके साथ रह रही थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन अब ब्रेकअप हो गया है तो क्या करूं। तो उसकी मॉम कहती है कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर कर लेना शादी। तो जीयुन कहती है कि नहीं करनी और कॉल बंद कर देती है। फिर हमें नोवा को दिखाते हैं जो घर आती है तो उसकी बहन दारेन उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा बर्गर लेकर आई हो। तो नोवा कहती है कि हाँ, और तुम ये सब गंदा खाना खाना छोड़ दो। फिर वो अपनी बहन की अपने साथ एक पिक्चर देखती है। नोवा की बहन अब एक टॉम बॉय बन चुकी होती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद। फिर नोवा उसे कहती है कि क्या तुम कल रात भी काम कर रही थी। तो दारेन कहती है कि हाँ। तो नोवा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये ऑफिस की जॉब छोड़कर तुम पे ये वेब नॉवल लिखने का बहुत क्यों छा गया है, और अगर तुमने कुछ लिखना ही है तो फैंटेसी नॉवल लिखो ना, ये ऑफिस का प्यार आजकल ये कौन पढ़ता है। दारेन कहती है कि ये मेरी बहन आज घर आकर मुझ पे क्यों बरस रही है। तो नोवा कहती है कि मेरा मतलब है कि पहले खुद को संभालो, उसके बाद डेटिंग करो। एंगेजमेंट करने से पहले ब्रेकअप करने वाले से प्यार ही क्यों किया। तो दारेन अपना बर्गर उठाते हुए अपने रूम में चली जाती है। फिर नोवा अपने बॉयफ्रेंड के मैसेजेस देख रही होती है। नोवा ने उसे मैसेज किया होता है लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का उसे कोई जवाब नहीं आता। तो कहती है कि लगता है बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। फिर हमें जीयुन और मिस्टर को दिखाते हैं, वो दोनों मीटिंग में जा रहे होते हैं। मीटिंग में जाने से पहले मिस्टर को जीयुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक मेल भेजा है तो हमारी प्रेजेंटेशन के साथ उसे भी अटैच कर देना। मिस्टर को अंदर चले जाते हैं तो जीयुन कहती है कि ऐसे अचानक से। फिर डायरेक्टर मिस्टर को से पूछते हैं कि मैंने यहाँ तक सुना है कि क्लैरिटी ना होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन लाइन को भी रोक दिया गया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। तो मिस्टर को कहते हैं कि जी सर, मैंने इसी के लिए एक रिस्पॉन्स प्लान बनाया है। फिर वो जीयुन से उस रिपोर्ट को प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले करने का कहते हैं जो उन्होंने अभी अभी मेल की होती है। फिर मिस्टर को सबको बताने लगते हैं। जीयुन देखती है तो कहती है कि ये तो मेरा रिस्पॉन्स प्लान है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब जीयुन ने मिस्टर को अपनी रिपोर्ट दी थी। दोनों ने देखा था कि रिपोर्ट सही है तो सबसे कहते हैं कि तुम में से कोई भी एक ढंग का प्लान नहीं बना सका और अब ये रिपोर्ट भी मुझे ही बनानी पड़ेगी, और सबसे कहते हैं कि अपनी अपनी रिपोर्ट मुझे मेल कर दो। जीयुन देखती है तो वो A to Z उसी का ही रिस्पॉन्स प्लान होता है। जीयुन को गुस्सा आने लगता है और कांगशु भी उसे देख रहा होता है। तो जीयुन उस रिपोर्ट को डिलीट कर देती है। मिस्टर को सब कुछ ऊपर से देखकर ही पढ़ रहे होते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं और रिपोर्ट डिलीट होने के बाद एक लफ्ज भी नहीं कहते। तो मिस्टर को जीयुन से कहता है कि क्या कर रही हो। तो जीयुन सबके सामने कहती है कि माफ कीजिए, सिस्टम एरर है, बस रीस्टार्ट कर रही हूँ। डायरेक्टर मिस्टर को से कहते हैं कि आप आगे बताइए, और कांगशु भी स्माइल करता है क्योंकि जीयुन ने खुद के लिए स्टैंड लिया होता है। और मिस्टर को ने जब रिपोर्ट ही नहीं बनाई होती तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि बाकी क्या बोलना है। तो कहते हैं कि प्रोजेक्टर ऑन होने के बाद हम बात करते हैं इस बारे में। कांगशु कहता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो मिस्टर को कहते हैं कि जी पूछिए। कांगशु कहता है कि स्फेयर आइस का क्या मतलब है। तो मिस्टर को कहते हैं कि आप हाल ही में यूएसए से वापस आए हैं, तो क्या आप कभी विस्की बार नहीं गए। गोल गोल आइस बॉल्स को स्फेयर आइस कहते हैं। तो कांगशु कहता है कि आप समझे नहीं, मैं आपसे स्फेयर आइस की शेप नहीं बल्कि उसकी खासियत के बारे में पूछ रहा हूँ। मिस्टर को कहते हैं कि स्फेयर आइस की खासियत ये है कि ये नॉर्मल आइस के मुकाबले में जरा धीरे से पिघलता है और ड्रिंक का फ्लेवर बरकरार रहता है। कांगशु कहता है कि फिर तो कोई बाहर से आइस मोल्ड भी खरीद सकता है, तो फिर मामूली आइस के बजाय स्फेयर आइस फ्रिज खरीदने का क्या फायदा
हुआ। सेम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एक ऐसा फ्रिज लॉन्च करना चाहती है जो नॉर्मली स्फेयर आइस बनाएगी। मिस्टर को के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होता तो प्रेसिडेंट हांग कांगशू से कहती है कि आपके मुताबिक स्फेयर आइस की क्या खासियत है। तो कांगशू कहता है कि उसकी खूबसूरती, लोग डिजाइनर बैग उसके फंक्शन के लिए नहीं खरीदते बल्कि उसके नायाब होने की वजह से खरीदते हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर से बना हुआ स्फेयर आइस भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा लग्जरी प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया हो। मिस्टर को कहते हैं कि ये बात तो मैंने पहले भी बताई है ना कि हमारी टेक्नोलॉजी में अभी ये मुमकिन नहीं है। तो कांगशू जी उनसे पूछता है कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है, क्या आइस पे में क्लैरिटी लाने का कोई तरीका है। कांगशू को जी उनकी आइस स्पाइक्स वाली बात याद होती है और उसे लगता है कि शायद वो सबके सामने भी ये बात बोल दे, लेकिन जी उन सबके सामने नहीं बोलती और ना में जवाब देती है। प्रेसिडेंट हान फिर कांगशू से पूछती है कि आपके ख्याल से फिर हमें क्या करना चाहिए। तो कांगशू कहता है कि हमें ये रेफ्रिजरेटर लॉन्च नहीं करना चाहिए, इसे पूरी तरह से रोक देना चाहिए। सभी हैरत से कांगशू को देखने लगते हैं। प्रेसिडेंट हान कहती है कि हम काफी देर से इस पर काम कर रहे हैं और अगर हम लॉन्च रोक देंगे तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आपको इस जिम्मेदारी का एहसास है। तो कांगशू कहता है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद सरदर्द बन जाए, इससे तो बेहतर है लॉस उठाना। फिर जीउन बाहर आती है और एक फ्रिज को खोलती है और कहती है कि साले बेशरम बेहिया दो कोड़ी की लिचट बॉस अपने सब ऑर्डिनेटर की रिपोर्ट चुराता है। जीउन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, कहती है कि अगर सैलरी उतनी ही मिलनी है तो फिर मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं, अब से मैं भी सबकी तरह आलसी ही बनूंगी। जीउन जाने वाली होती है तो कांगशू उसके पीछे से आता है और कहता है कि तुमने आइस स्पाइक्स के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं। अच्छा, तुम्हें ये लगा कि जैसे तुम्हें फैक्ट्री में चुप करवा दिया गया था यहाँ भी तुम्हें चुप करवा देंगे या फिर तुम्हारा आइडिया कोई और चुरा लेगा और फिर इसीलिए मौका होने के बावजूद तुमने चुप रहना चुना। जीउन को जोंगी की कॉल आती है जो उसे बुलाता है तो जीउन कहती है कि मैं बस अभी आती हूँ और फिर जीउन जाते हुए कहती है कि मैंने चुप रहना चुना नहीं था, बस मुझसे कहा नहीं गया क्योंकि मैं अभी भी 100% श्योर नहीं हूँ। और फिर जीउन वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।